हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RS फंक्शन। आज मैं आपके साथ गोल्डन फोनिक्स का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस, हम अब गोल्डन फोनिक्स के बारे में जानेंगे। अब हम जानते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है और एक फैंटेसी से भरा हुआ है और एक ओमेगा वर्शन है। ठीक है, अब हम पहले जब ये वर्ल्ड हुआ था, यह ना एक भविष्यवाणी की तह थी। ये इस दुनिया 4 भागों में बटा गया था। एक गॉड रहते हैं जो उसे हेवन बोला जाता है, और दूसरा डेमॉन्स, डेमोनिक कल्टिवेशन करते हैं। तीसरा स्पिरिचुअल कल्टिवेशन, यानी कि कल्टिवेटर को वर्ड है। और चौथा साधारण ह्यूमन बीइंग रहते हैं। ठीक है, अब हम पहले गॉड्स के बारे में जानते हैं। गॉड्स में ना फोनिक्स को ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि फोनिक्स एक प्योर शक्ति का प्रतीक है। तो ना यहाँ पर गॉड है ना, फोनिक्स को ही माना जाता है। और एक हज़ारों सालों पहले भविष्यवाणी की तरह एक ही बार गोल्डन फोनिक्स का जन्म हुआ था। उसके बाद कभी भी गोल्डन फोनिक्स का नामो निशान भी नहीं था। उसके बाद कहीं फोनिक्स उस गॉड के तख्त पर आ चुके थे, फिर भी वो कोई भी गोल्डन फोनिक्स नहीं बन पाए। या कोई वो रेड फोनिक्स होते हैं, नहीं तो प्योर वाइट के फोनिक्स होते हैं। उसके बाद कभी भी यहाँ पर ना गोल्डन फोनिक्स का नामो निशान भी नहीं हुआ था। और डेमोनिक वर्ल्ड में, डेमोन में ना ड्रैगन को डेमन का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर ना ड्रैगन होते हैं, ड्रैगन्स का डेमन का सिंपल होते हैं। और डेमन्स और गॉड्स दोनों ना आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना गॉड से भी डेमन्स थोड़ा पावरफुल हैं। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई था, वो सिर्फ गोल्डन फोनिक्स ही थे। उसके कभी भी आप गोल्डन फोनिक्स का नामो निशान भी नहीं थे, इसका मतलब अब सिर्फ ड्रैगन उनसे थोड़ा पावरफुल है। ठीक है गाइस, अब क्योंकि डेमोन्स ना थोड़ा ट्रिकी होते हैं, ट्रिक करते हैं, तो वो कभी कभी उस गॉड को भी हराने की कोशिश करते हैं। फिर भी यहाँ पर अब गोल्डन फोनिक्स नहीं था, क्योंकि गोल्डन फोनिक्स ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचे दर्जा का है। और अब कोई भी 1000 साल के बाद कभी भी अब गोल्डन फोनिक्स का नामो निशान भी नहीं थे, तो अभी डेमोन ही अपने आप को ना थोड़ा पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं। और गॉड और डेमन्स के बीच में सब कुछ सही चल रहा था, पर कुछ गलतियों की वजह से अब डेमन वर्ल्ड और गॉड वर्ल्ड में, यानी कि हेवन में, थोड़ा झगड़ा चल रहा है। और दूसरी ओर हमारा कल्टिवेशन वर्ल्ड, यहाँ पर ना लैन क्लैन रूल करते हैं, क्योंकि लैन क्लैन की फाउंडर लैनी एक इमॉर्टल है। क्योंकि यहाँ कल्टिवेशन वर्ल्ड में सिर्फ 2 इमॉर्टल्स हैं, एक के नाम लैनी है और दूसरा बाउशन शरण है। क्योंकि बाउशन शरण किसी शक्ति में नहीं आती है, तो वो अपनी मर्जी की मालिक है, क्योंकि वो अपने आज़ाद ख्यालों की वजह से वो ना किसी झमेले में नहीं पड़ती है। पर लैनी एक सेट लीडर थी, क्योंकि उनके बाद अब पूरा लैंड सेट अपने आप को ना सर्वश्रेष्ठ मानता है, और लैंड सेक्टी अब सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड में ना रूल करता है। अब कल्टिवेशन वर्ल्ड में अपना नया सेक्ट लीडर लैंड क्लैन में लैंड चिंगंजुन है, और वो भी एक हाईली कल्टिवेटर है। और दूसरा सेक्ट है जिन सेक्ट, और तीसरा फेन सेक्ट है, और निये सेक्ट है, और जियांग सेक्ट उतना बड़ा सेक्ट भी नहीं है, फिर भी वो भी उनमें आता है। ये सब ना अपनी ज़िंदगी में एक सही सड़कते अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। पर एक दिन मास्टर लैन की एक छोटी सी गलती की वजह से अब पूरे लैंड सेक्ट अपने स्पिरिचुअल कल्टिवेशन को ही भूल चुके हैं। उनसे उनका सारा शक्तियाँ छिन गई है। अब वो साधारण ह्यूमन बीइंग की तरह है, कि अब उन्हें
उनके पास उनका हैंड बैंड भी नहीं है, हेड बैंड भी नहीं है, उनके पास उनका स्पिरिचुअल वेपन है, फिर भी वो उस किसी काम का नहीं है। अब उनसे कोई शक्तियाँ ना होने की वजह से अब पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड लैंड सेट को ना बुली करते हैं, उन्हें ना अपने कदमों के नीचे रखते हैं। तो अब इस वर्ल्ड में, यानी कि अब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जिन और बेन दोनों ना राज करते हैं, दोनों अपने हाथ मिलाकर ना अब ये कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करते हैं और कभी भी वापस लैंड सेट को ऊपर आना नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और अब आप गिरदार के बारे में जानेंगे। लैंड सेट में अभी लैंड सेट का बोलते हैं ना हेड लैंडकोरन है। जब लैंड चिंगन जो उनका वाइफ का डेथ के बाद उनका बड़ा बेटा लैंड सिचेन एक ओमेगा है, और उनके बाद उनके छोटा नेफ्यू लैंड वांगजी है, और वो एक फोनिक्स है गाइस। हाँ, वो एक फोनिक्स है। फिर भी आप उसके पास ना कोई शक्ति भी नहीं है, ना उसके पास उसका स्पिरिचुअल वेपन है, उसके पास उसका हेड बैंड कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा हमारा जिन सेक्ट का बड़ा बेटा का नाम है जिन जिशवान, और उनका जिन जिशवान का सेकंड वाइफ का बेटे का नाम है जिन गोंगवायो, यानी कि मेंग्याओ, और वो एक अल्फा है। और उनके ना एक बेटी है, उसका नाम है मिया, और वो एक अल्फा है। ठीक है, और उसके बाद हम धीरे धीरे सारी कहानी किरदार जानेंगे। अब हम वापस में हमारे लैंड सेट की ओर आते हैं। एक छोटी सी कमरे में एक जो क्या बताएं, एक 15 साल का एक लड़का बैठा हुआ था। उसके शरीर से ना, उसके सर से छोटे लगे हुए थे, और उसके पैर से ना खून बह रहे थे। उसके सारे कपड़े यहाँ वहाँ फटे हुए थे, और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसका चेहरे पर कुछ भी इमोशन नहीं है। और वो दरवाज़ा बंद हुआ था। उस दरवाजे को बाहर से दो इंसान बोल रहे थे, तोड़ो, खोलो वांगजी, बेटा वांगजी, खोलो, ऐसा बोलते हैं। तो ना वो नहीं खोलता, फिर कहीं मशक्क़त के बाद उस दरवाज़ा को खोल देते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो ना लैंड सिचेन अपने भाई को इस हालत में देखकर ना रोते हैं। वो अपने अंकल से देखकर पूछते हैं, अंकल हमने ऐसा क्या गलती किया था हमारी मदर फादर ने, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? क्या हमारी गलती इतनी बड़ी थी कि हमारी गलती इतनी बड़ी है क्या हमें हमारा हालत अब ये हो चुका है उसकी वजह से? देखो, और हर कोई लैंड वांगजी को बुली करता है। वो बच्चा है, मुझसे इसका ये हालत देखा नहीं जाता है अंकल, कुछ कीजिए ना अंकल, ऐसा बोलकर ना सिचेन रोने लगते हैं। तो चिरन बोलते हैं, हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा ही गलती किया, इसके परिणाम हमें अभी भुगतना पड़ता है। पता नहीं हमें अब कब तक ये सज़ा भुगतना पड़ेगा, ऐसा बोल के ना वो भी रोते हैं। तो ना सिचेन भाग के जाकर ना अपने ब्रदर लैंड वांगजी को हक कर लेते हैं। बोलते हैं, लंजन तुम ठीक हो ना, तुम्हें इतनी चोट कैसी लगी? ऐसा बोलकर ना वो दवा लगाने लगते हैं। तो लंजन बोलता है, ब्रदर मुझे कोई दवा नहीं लगानी, बस मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा बोलकर ना वो दूसरी ओर मुँह कर लेता है। तो ना सिचेन दौड़ कर आता है अपने अंकल के पास। अंकल के पास बोलता है, देखो अंकल, मेरा भाई निराश हो चुका है इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से। मुझे मेरा भाई का ये हालत देखा नहीं जाता। आखिर हमारी गलती ही क्या है? पता ही है ना, सारे लैंड सेट के लोग हमसे नफ़रत करते हैं, और स्पेशली लैंड वांगजी से नफ़रत करते हैं। कभी लैंड वांगजी को इतना बुली करते हैं, और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। क्या गलती है लैंड वांगजी की?
हाँ, क्या लैंग्वेज की इतनी बड़ी गलती है क्या? वो तो बच्चा है, वो तो जन्म से ही सारा दुख सब कुछ वो झेल ही तो रहा है। और क्या है बाकी है अंकल, और अब क्या वो सहन करना है बताइए? ऐसा बोलते हैं तो ना लंचरन पीछे मुड़ते हैं और ना एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। और अब हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी वजह से अब क्लैन के पास कोई पावर्स नहीं है और उन्हें सब लोग अपने पैर की जूती की तरह ट्रीट करते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, क्योंकि जब लैन चिरन का भाई लैन चिंगनजुन ने लैंसेट को संभाला था और ये कल्टीवेशन वर्क को बहुत ही अच्छी से अपना ड्यूटी निभा रहे थे, सबका ध्यान रख रहे थे। तब एक दिन कुछ इशू के कारण उन्हें ना नाइट हंट के लिए जाना पड़ा था। लैनकुरन तो पहले माने नहीं, फिर उन्होंने मान लिया, ठीक है ब्रदर आप जाइए, ऐसा बोल दिया था। जब लैनकुरन ने देखा कि अब उसके भाई नाइट हंट के जाए हुए 1 महीना हो चुका था, फिर भी उसका भाई वापस नहीं आया। इसके बाद ना पूरे लैंडसेट ना बहुत वरीड हो चुके थे। उनका क्लैन लीडर कहाँ पर है, उनका क्लैन लीडर को क्या हुआ है, ऐसा सोच कर ना सब लोग ना डर में हो चुके थे। ऐसा ही ना फिर उसके बाद ना सारे कल्टीवेशन में मास्टर चिंगनजुन को ढूंढने लग गए थे, पर ऐसे ही दिन बीतते चले जा रहे थे। फिर 3 महीने बाद लैन चिंगनजुन वापस अपने क्लैन में लौटे थे, पर आज उनके साथ एक लड़की भी थी। और तभी ना तो पूरे लैंडसेट के एल्डर्स ने चिंगनजुन से कहा ये लड़की कौन है? तो मास्टर चिंगनजुन ने बोला कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसे पसंद करता हूँ और मैं इसे ही शादी करूँगा, ऐसे बोलते हैं। पर पूरे लैंडसेट ने मना किया था कि ये लड़की से शादी करने के लिए, हम नहीं पता कि ये लड़की कौन है। तो मास्टर चिंगनजुन ने कहा मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मैं इसे प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूँगा, ऐसा बोला जाता है। पर ना पूरे लैंडसेट इससे खिलाफ थे, क्योंकि पहले से ही लैंडसेट में एक ओमेगा को मास्टर लैन के लिए चुना गया था। वो ओमेगा भी मास्टर लैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, इसीलिए वो लोग इस शादी से खिलाफ थे। पर फाइनली मास्टर चिंगनजुन के ज़िद के आगे सबको हार मानना पड़ा। उसके बाद ना जिस लड़की के साथ वो आए थे वापस लैंडसेट, उसी लेडी के साथ उनका शादी किया जाता है। ये दोनों ना बहुत अच्छे से रहते हैं, हमें अभी उन्हें मैडम लैन ही बोलते हैं। मैडम लैन और मास्टर चिंगनजुन वो ना बहुत ही अच्छी तरह से रहते थे और पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड भी बहुत शांति से जा रही थी। उसके बाद 1 साल बाद ना उनका बड़ा बेटा हुआ था, ओमेगा बेटा, उसका नाम लैन शिशन रखा जाया था। और वो एक हैप्पी फैमिली थी, सब कुछ सही से जा रहा था। अब पूरा लैंडसेट भी मैडम लैन को एक्सेप्ट कर चुके थे, क्योंकि वो बहुत काइंड थी, तो सब लोग ना मैडम लैन को भी एक्सेप्ट कर लिए थे। ऐसा ही 4 साल बाद मैडम लैन वापस से प्रेग्नेंट हुई थी, पर उनकी प्रेगनेंसी से जब उनका प्रेग्नेंट हुई उसी दिन से वो ना हमेशा उनका तबीयत खराब रहने लगी, वो एक वीक ही रहने लगी। उन सबको पहले उसका रीज़न कभी भी पता नहीं चलता था कि क्यों इन प्रेगनेंसी में वो एक वीक हो गई है। सबको लगा कि हाँ प्रेगनेंसी की वजह से वो एक वीक है, पर उन्हें असल रीज़न कभी पता नहीं चला। ऐसा ही दिन बीते गए और फाइनली उनका बर्थ देने का दिन आ चुका था। आज उनका छोटा बेटा लैनवांगजी का भी जन्म हुआ था। जैसे ही उनका जन्म होने के बाद वो बहू उसकी मदर मैडम लैन की तरह ही था। वो भी बहुत सुंदर चाइल्ड था। सारे लैंडसेट भी बहुत खुश थे, क्योंकि ये चाइल्ड एक अल्फा था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। पर 2 घंटे बाद अचानक एक रोशनी पूरे लैंडसेट में ना प्रकट होती है। तब ना सब लोग सारे लैंडसेट के लोग ना वहाँ पर ना उस रोशनी के
महसूस करते ही सब लोग ना वहाँ पर प्रकट हो चुके थे, वहाँ पर आ चुके थे। तभी ना वहाँ पर फोनिक्स यानी कि गॉड फोनिक्स वहाँ पर आते हैं और ना वो मैडम लैन को देखते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी वजह से बताए आप पूरा गॉड और डेमन के बीच में झगड़ा हो चुका है और तुम इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और तुम यहाँ पर एक साधारण कल्टीवेशन से शादी कर लिया और तुमने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया और मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर तुम लोग इसे मैं माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा बोलकर ना वो मैडम लैन को गला दबाने लगते हैं। और मास्टर चिंगन को कुछ समझ नहीं आया, पर वो ना उनसे झगड़ा करने लगते हैं उस इंसान से। तो उस गार्ड ने गुस्से में आकर ना अपने फोनिक्स रूप में आ चुके थे और फोनिक्स को देखते ही सब लोग ना अपने सर झुका लिया था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि फोनिक्स का मतलब उनका गार्ड है। तो सब लोग ने सर झुका लिया था। तो वो फोनिक्स इतना गुस्से में था, क्योंकि तुम एक साधारण कल्टीवेटर, मुझे एक गॉड को तुम लोग ने चुनौती देने की कोशिश की, तुमने मेरी बेटी से कैसे शादी कर ली। तो चिंगन बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हमने एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमें क्षमा कर लीजिएगा। ऐसा ना वो गिड़गिड़ाते हैं। पर गॉड इतने गुस्से में थे, फोनिक्स इतना गुस्से में थे कि वो कुछ समझ नहीं पाए। ये लैंड क्लास, आज के बाद तुम बहुत सर्वश्रेष्ठ थे ना इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में। मैं आज से आप लोगों की सारी शक्तियाँ छीनता हूँ। ऐसा एक ना अपनी हाथों से हिलाते ही ना उनके सारे लोग की यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी सब कुछ ना ड्रेन हो जाती है और सब लोग ना ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनका सारा हेडबैंड, उनका स्पिरिचुअल वेपन सब कुछ ना ऐसा एक बिना शक्ति के होते हैं ना, लकड़ी की तरह ना बन चुके थे। और सब लोग ना बहुत ही बोलते ना बेग कर रहे थे, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। तो ना लैन चिंगन जिनको बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने तो एक दूसरे से प्यार किया, इसमें क्या गलती है। ऐसा बोलकर ना गुस्से में फोनिक्स की तरफ ना बढ़ते हैं। तो फोनिक्स बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे सवाल को जवाब करोगे और तुम इसके बाद तुम उस प्यार के लिए तुमने उस प्यार के चक्कर में मुझसे पिटने की भी हिम्मत की ना, तो तुम अब नहीं रहोगे। ऐसा बोलकर ना वो चिंगन की गला दबा देते हैं। जैसे ही वो गला दबाते हैं उसी वक्त चिंगन की डेथ हो चुकी थी। और जब अपने हस्बैंड को अपने सामने मारा हुआ मैडम लैंड देखते हैं ना, वो ना चीख के रोते हैं, बोलते हैं कि फादर आपने जिस इंसान के साथ मेरी शादी तय कर दी, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ और वो एक अच्छा इंसान भी नहीं था, और आप चाहते हैं कि मैं उस इंसान से शादी करूं। मैं तो यहाँ पर मरने के मैं जानती हूँ मैं कहाँ भी जाऊँगी आप मुझे ढूंढ लेंगे, इसलिए मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर आ चुकी थी। मैं यहाँ पर आके अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म करना चाहती थी, पर मैंने जब लैन चिंगन को देखा, मैं उसे पहली नज़र में प्यार कर चुकी थी, पर अब मैं उसके साथ जीना चाहती थी। पर आपने मुझे उससे अलग कर दिया और आप भी मुझे यहाँ पर जीना नहीं है। और आपने मैंने ऐसा क्या गलती किया, मैंने तो सबको समान माना। और आप अपने आप को गॉड कहते हैं, गॉड का मतलब है सबको समानता से प्यार करना। पर आपने एक गॉड होने का घमंड है, तो आप कैसे गॉड हुए। और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे आज के बाद। पूरा गॉड डेमन के हाथों में ना कठपुतली बन के रहेगा। ऐसा एक ना वो क्रोध में आ जाता। आपने मुझे दुखाराना और मेरे हस्बैंड को आपने मुझसे छीनाना, और आप एक दिन हमारे सामने आके गिड़गिड़ाएंगे, हमें माफ़ करने के लिए कहेंगे, पर मैं कभी भी आपको माफ़ करूँगी नहीं फादर, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर ना वो भी उसी वक्त अपने फोनिक्स रूप में आ जाती है। और मैडम लैन को वाइट फोनिक्स के रूप में देख के ना सब लोग और परेशान हो जाते हैं। तो वो ना अपने आंखों को आंसू से अपने फादर से कहती है, एक दिन ऐसा दिन भी आएगा, आप मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा
नीचा दिखाया है ना, और उसे मार भी दिया, और एक दिन आप मेरी इस लैंड सेट की सारी शक्तियाँ भी छीन लिया, बिना कुछ गलती की वजह से भी, बिना कुछ गलती के भी आपने इनकी सारी शक्तियाँ छीन लिए, और एक दिन आप इनके सामने घुटने टेकेंगे। आपको आप अपने आप को गॉड कहते हैं ना, ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा आप घुटने पर टेकेंगे हमारे सामने, और भीख मांगेंगे कि माफ़ करने के लिए, और मुझे आपको अपनाने के लिए, पर हम कभी भी आपको अपनाएंगे नहीं, ऐसा बोलकर ना वो भी उसी वक्त पर अपने दम तोड़ देती है। पर तब ना वो फोनिक्स भी इतने ज़्यादा गुस्से में, और रेड फोनिक्स भी इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा, ऐसा बोलकर ना वहाँ से गुस्से में चला जाते हैं। और उस दिन से पूरा लैंड सेट भी तबाह हो चुका था। उनके पास ना कोई शक्तियाँ थी न, और वो रोज़ाना गुजारने के लिए भी ना काम करने लग गए। और जब सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चला कि अब लैंड क्लैन के पास कोई शक्तियाँ नहीं है, और ये गार्ड सब कुछ सारे बात पता चल गई थी सबको। पता चलने के बाद सब लोग ना, अब एक बार तो उनमें बहुत ज़्यादा तरस आया लैंड सेट पर। उसके बाद अब उनके पास ऑप्शन था कि वो सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल कर सकते हैं, इसीलिए हमेशा उस दिन से लैंड सेट के लोगों को परेशान करने लगे, और बहुत ज़्यादा उन्हें नीचे दिखाने लगे। तब ना हमारा लैंडवांग जी सिर्फ एक दिन का था। वो एक बच्चा था, उसकी मदर उससे छिन गई थी, और उसका फादर मर चुके थे, और उनका सेट भी नामोश निशान भी मिट चुका था। उनके पास ना कोई शक्तियाँ थी ना कोई पावर थी। तो ना मास्टर लैंड क्या करते हैं, अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आज के बाद तुम दोनों का ख्याल मैं रखूँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पर ना इस बात से सारा लैंड सेट ना खुश थे, क्योंकि उन्हें हसब भी नहीं हो रहा था कि वो सबको रूल करते थे, पर आज उन्हें सबको नीचा दिखाते हैं। सब लोग उन्हें नीचा दिखा रहे हैं, ये उन्हें एक्सेप्ट ही करना नहीं, उन्हें मानना मंजूर ही नहीं था। इसलिए वो सारे गुस्से को कभी कभी लनकुरन पर, लंसेचन पर, और एक दिन का बच्चे के ऊपर भी दिखाते हैं। वो सेट के ओमेगा था ना, ओमेगा के पास कभी भी वांगजी को ख्याल रखने के लिए दिया जाता था। वो लोग ना कभी कभी हमारे लैंडवांग जी को ठीक से फिट भी नहीं कराते थे। उस बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते थे। उसे ना, वो तो बेचारा वो बच्चा, वो तो रोता रहता था भूख के वजह से, पर वो ओमेगास कुछ भी दया भी नहीं दिखाते थे उस मासूम बच्चे पर। उसे ना भूखे रखते थे। वो बच्चा तो रोते रोते कभी कभी बेहोश तक हो जाता था, और कभी कभी उन सेट के अल्फा सब लोग जाकर ना उस बच्चे को बुली करते थे। जैसा जैसा हमारा वांग जी बड़ा होता गया, वो तो सिर्फ एक बार तो वो बच्चा सिर्फ 3 साल का था। वो सब लोग ना वहाँ पर, अब वो एक ठंडी का माहौल भी नहीं थी, अब वो एक इलाका ऐसा आ गया था कि पूरा गर्मी इलाका बन चुका था। कभी कभी गर्मी थी, और वो ओमेगास, कभी कभी वो अल्फास भी वो छोटे से 3 साल के बच्चे को घड़ी धूप पर बिना चप्पल के रुका देते हैं। वो बच्चा तो अपने पैर के जलन की वजह से रोता था, और फिर भी उनके मन में दया की एक भावना भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इनकी मदर, इनके फादर की वजह से आज लैंड सेट की ये हालत हो चुकी। काश ये मास्टर लैंड और मैडम लैंड कभी नहीं मिलते तो ये हालत नहीं होती। उन दोनों की गुस्सा को इस मासूम के बच्चे पर निकलते थे। वो बच्चों ना हमेशा लैंडवांग जी को बुली करते थे, उसे मारते, उसे पीटते। सारे ब्लेम उस बच्चे को रहते हैं कि तुम्हारी मदर फादर की वजह से ये सब कुछ हो गया है, ऐसा बोलकर उसे मारते हैं। कभी कभी ना वो लोग ना नकली झूठी से उसे फ्रेंडशिप करने का दिखावा करते हैं। उसे फ्रेंडशिप करने के बाद उसे बुली करते हैं, उसे मारते हैं। ये सिलसिला हमेशा चलता ही जा रहा था। एक बार जब मास्टर लैंड को ये सब कुछ पता चला,
तो वो उनसे ये सब कुछ सहा ही नहीं गया। तो वो हमेशा कहीं भी जाते लैन वांग जी को अपने साथ लेकर जाते थे और लैन सिचन भी अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हैं। पर कब तक वो कर पाते? हमेशा तो वो अपने भाई के साथ नहीं तो रह सकते थे ना। वो एक अल्फा था और एक उसके बाद ना, जब उसके जन्म से थोड़ी दिन के बाद ये भी पता चला कि वो भी एक फोनिक्स है। पर क्या फ़ायदा इस ऐसा फोनिक्स का? उसके पास ना कोई शक्तियाँ है, वो ना कल्टिवेट कर सकता है और वो एक ऊपर से एक स्ट्रापित भी है। तो क्या है? तो ना सब लोग और भी उसे मजाक उड़ाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसे बुली करते हैं। जब बचपन से एक बच्चा एक दिन से ही अपने माता पिता को खो चुका था और सब लोग उसे बुली करते हैं, उसे मारते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। इसके वजह से वो बच्चा बचपन से ही एक ऐसा इंसान बन चुका था, ना वो किसी से बात करता, ना अपना इमोशन बाहर निकालता है। अपने फेस में भी किसी को भी फेस से भी अपने अंदर की भावनाओं को इजहार नहीं करता है। ऐसा स्टोन फेस बन चुका था। पर पर अब वो एक ह्यूमन बीइंग है ना। उसे चोट लगती है तो उसे आंसू आती है, फिर भी वो अपने फेस से किसी को पता नहीं लगने देता कि वो उसे दर्द हो रहा है कर फिर भी उसके अंकल, उसके ब्रदर सब कुछ समझ जाते हैं। ऐसे ही ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। ये सब कुछ सोचने के बाद ना मास्टर चिरन निराश होकर बैठ जाते हैं। तो वो सिचन बोलते, अंकल ये हमसे ये दिन कभी भी क्यों नहीं ख़त्म नहीं होगा क्या? हम ये जिस दिन ग्रैंडपा ने हमें श्रापित किया था, क्या हमसे सारी शक्तियाँ छीन ली, क्या एक दिन ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा? बोलिए ना अंकल, ऐसा बोलते हैं। तो मास्टर लाइन बोलते, मुझे पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं। मैं भी ये विश करता हूँ कि शायद एक दिन तुम्हारे ग्रैंडफादर का मन शांत हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा बोलते हैं। और अगले दिन लैंड सिटी में ना एक संदेश यानी कि एक पत्र आता है, संदेश आ जाता है। और वो पत्र में लिखा हुआ था कि कल से सारे लैंड मेंबर्स को जिम से हटाना पड़ेगा, ऐसा बताया जाता है। तो आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे गाइस। बाय बाय गाइस।